हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सीडीपी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 ऐसे टॉपिक जो बहुत छोटे से हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी। पहला टॉपिक दैट इज अधिगम वक्र या सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व्स। वक्र क्या करता है? वक्र का मतलब होता है एक किसी चीज को प्रदर्शित करना ग्राफ पर। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति, हमारी प्रोग्रेस को, कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई या कितनी नहीं हुई, उसको जो प्रदर्शित करना है वो कहलाता है हमारा अधिगम वक्र कर्व। ठीक है, यानी आप देखें तो यह हमारे अभ्यास में या प्रयास में और हमारी उन्नति के बीच में जो संबंध है उसे प्रदर्शित करता है। चलिए, अधिगम वक्र जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कर्व है समान निष्पादन वक्र, या इसे हम सरल रेखीय वक्र भी बोलते हैं। देखिए, जो नीचे जो पड़ी हुई लाइन है उस पर प्रयास या अभ्यास को प्रदर्शित किया गया है और खड़ी लाइन पर उन्नति को प्रदर्शित किया गया है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है सरल रेखीय लाइन से कि जितना जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी अधिक हमारी उन्नति होती जाएगी, इसीलिए ये लाइन कैसी है? सरल रेखीय। दूसरा है वर्धमान निष्पादन वक्र या नतोदर वक्र। इसमें क्या है? देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि शुरुआत में तो उन्नति जो है वो धीमी है लेकिन बाद में वो तेज होती चली जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रारंभ में जो उन्नति होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है, लेकिन बाद में वो तीव्र होती चली जाती है। तीसरा जो वक्र है वह है ह्रास निष्पादन या उन्नतोदर। इसमें क्या होता है? इसमें जो सीखने की गति है यानी उन्नति जो कही है हमारी, वो पहले तो तीव्र होती है, फिर वो धीमी धीमी मंद पड़नी शुरू हो जाती है और बाद में जाकर वो मंद हो जाती है। यानी प्रारंभ में गति तीव्र होगी और बाद में कैसी हो जाएगी? वो मंद हो जाएगी। और लास्ट यानी 4th है इसमें एस आकार का वक्र। इसमें क्या है? ये देखिए, एस की जैसी शेप इसमें बनी हुई है। मतलब क्या होता है? जो सीखने की गति है या कहिए हमारी जो उन्नति है वह कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। तो वही प्रदर्शन है, कभी तेज है कभी धीमी है, कभी तेज है कभी धीमी है। इसको, इस शेप को देखने से आपको एक एहसास और भी हो रहा होगा, जो हमारा दूसरे नंबर का वक्र है उसको और जो तीसरे नंबर का वक्र है, अगर हम उसको देखें, देखिए नीचे की जो शेप है वो दूसरे नंबर के वक्र जैसी है और जो ऊपर की जो शेप है वो तीसरे नंबर के वक्र जैसी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एस आकार का जो हमारा कर्व है वो कौन सा? वर्धमान निष्पादन और ह्रास निष्पादन, इन दोनों कर्व का जो है सम्मिलित है। यानी इसमें ये दोनों जो कर्व होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये था अधिगम वक्र का एक संक्षेप में व्यू। चलिए आगे आते हैं अधिगम के पठार। अधिगम के पठार, पठार वैसे जानते हैं प्लेट्यू, आप एसएसटी में पढ़ते हैं। अब ये अधिगम में पठार का मतलब क्या है? देखिए, सीखने की जो उन्नति है वो हमारी कभी कम होती है और कभी अधिक होती है, और कभी कभी ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी अवसर आ जाता है कि जो सीखने की गति है उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं होती, स्टेबल हो जाती है वो एक समय पर आकर के। तो वो जब हमारी जो सीखने की जो गति है वो स्टेबल हो गई, जब उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या कहिए जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है जब वो रुक गई, तो वो स्थिति कहलाती है अधिगम का पठार। देखिए, यहां से बढ़ रही थी, फिर यहां आकर के ये स्थिर है एकदम, बिल्कुल एक सीधी रेखा दिखा रही है ना, फिर आगे बढ़ रही है। मतलब ये जो बीच की स्थिति है यही है पठार। पठार ऊपर से समतल होता है ना, तो वही चीज दिखाई गई है, इसलिए इसका नाम पठार रखा गया है। कि इस स्थिति में अधिगम की जो उन्नति है वो रुक गई है, यानी प्रगति जो है वो रुक गई है अधिगम की, तो इसलिए कहा गया है इसे अधिगम का पठार। अब ये पठार आता क्यों है हमारे अधिगम में? तो इसके आने के कुछ कारण हैं, जैसे कि प्रेरणा के अभाव में ऐसा हो जाता है। दूसरा क्या होता है? रुचि में कमी, यानी हमें इंटरेस्ट आना कम हो गया पढ़ाई में तो भी पठार आ जाएगा। तीसरी बात, शारीरिक सीमा। हर बच्चे की एक लिमिट होती है सीखने की, जब वो हो जाएगी तो उसके बाद वो
अधिक नहीं सीख पाएगा, इसलिए पठार की स्थिति क्रिएट हो जाती है। अभ्यास की उपेक्षा, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम अभ्यास की उपेक्षा करते हैं तब भी पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारी प्रगति रुक जाती है बिना अभ्यास के। कार्य की जटिलता, जैसे हम देखें जोड़ बच्चा जल्दी सीख जाता है, लेकिन गुणा और भाग सीखने में उसे टाइम लगता है, तो जटिलता के आधार पर भी थोड़ा पठार आता है। सीखने की अनुचित विधि, जैसे क्या होता है बहुत से बच्चे पेंसिल को बहुत टाइट से पकड़ते हैं, जकड़ के पकड़ लेते हैं, तो उन्हें क्या होता है लिखने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से भी जो है पठार उत्पन्न होता है। और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब अन्य कारण में ये हो सकता है निराश हो जाए, या आप कहें पढ़ाई के प्रति उदासीनता आपके मन में आ जाए, उत्साहीनता, मन उत्साही ना हो पढ़ने का, या कहिए शारीरिक अस्वस्थता ज्यादा हो, तब भी ऐसा पठार का कारण बन जाता है। यह कह सकते हैं पारिवारिक समस्या या कठिनाइयों के कारण भी पठार जो है अधिगम में क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं निराकरण की कि क्या पठार का निराकरण हो सकता है। देखिए, पठार को पूरी तरह समाप्त करना तो संभव नहीं है, पर हां कुछ हद तक, कुछ सीमा तक उसे दूर कम जरूर किया जा सकता है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जो सीखने वाला है उसको प्रेरणा देकर के हम पठार में कमी ला सकते हैं। दूसरा, जो कार्य हम कराते हैं उसके बीच बीच में बच्चों को विश्राम देना चाहिए, रिलैक्सेशन का टाइम देना चाहिए, तो भी पठार के अवसर कम हो जाते हैं। तीसरा, सीखने की उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत भेद। व्यक्तिगत विभिन्नता हमने पढ़ ली है, व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों में होती ही है, अलग अलग परिवेश के बच्चे होते हैं, इसलिए तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी ध्यान दे करके हम उनकी क्षमता के अनुसार अगर क्या करेंगे, सीखने का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो भी अधिगम में पठार के अवसर कम हो जाते हैं। और बच्चों का उत्साहवर्धन करके समय समय पर उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो यह पठार की स्थिति कम हो जाएगी। चलिए तीसरे टॉपिक पर आते हैं, और यह है अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर। वैसे तो ट्रांसफर आपने सुना ही है, शब्द पब्लिक में नए लोगों का ट्रांसफर होता है, पर अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है। अधिगम का स्थानांतरण से मतलब है कि जैसे किसी विषय में जो ज्ञान हमने सीखा, किसी विषय में जो हमने सीखा उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना, वो कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। जैसे बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है एक विषय के रूप में विद्यालय में, फिर क्या करता है, बड़ा होकर के वो अंग्रेजी में बात करता है, लेटर लिखता है, तो क्या हो गया, उस विषय का उसने क्या किया, दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया, तो यह कहलाया अधिगम का स्थानांतरण। जैसे मान लिया गणित ही है, बच्चा विद्यालय में गणित पढ़ता है, फिर बाद में जब वो बाजार में दुकान से सामान लेने जाता है तो उस समय उस ज्ञान का वो उपयोग करता है कि मैंने 4 चीजें ली, एक इतने की, एक इतने की, इतने की, तो क्या करना है, मुझे इन सबको जोड़ना है, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कुल कितने रुपए दुकानदार को देने। तो इस तरह से जो उसने सीखा उसका प्रयोग उसने दूसरी परिस्थिति में किया, सामान खरीदने में किया, तो यह कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। अब स्थानांतरण, जो अधिगम का स्थानांतरण है, वह 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक, या सकारात्मक भी कह सकते हैं, और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक या धनात्मक से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो पूर्व ज्ञान या पहला जो अनुभव हमें था वो जब नई परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होता है तो वह कहलाता है सकारात्मक। जैसे अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं तो हम स्कूटर चलाना आसानी से सीख लेते हैं, तो यह क्या हुआ, जो हमारा पूर्व ज्ञान था साइकिल चलाने का वो हमें स्कूटर सीखने में सहायक हुआ, उपयोगी हुआ। तो जब हमारा पूर्व ज्ञान किसी नई परिस्थिति के सीखने में उपयोगी होता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, या सकारात्मक भी कह सकते हैं। अब नकारात्मक की बात करते हैं, जस्ट उल्टा है, जब हमारा पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव जो है वो नई परिस्थिति के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है नकारात्मक। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को वाहन से चलने की आदत हो, गाड़ी से या स्कूटर से चलने की आदत हो, और आप उसे कह दो नहीं भैया 4 किलोमीटर पैदल चलना है, तो क्या होगा, वो तो परेशान हो जाएगा, सुन के ही परेशान हो जाएगा, चलने की तो बहुत दूर की बात है। तो क्या है, उसका जो पूर्व ज्ञान है गाड़ी में चलने का, उसे नई उस परिस्थिति में दिक्कत क्रिएट कर रहा है।
तो यह है नकारात्मक स्थानांतरण। अब देखते हैं अधिगम में इस स्थानांतरण का महत्व क्या है। तो अधिगम जो होता है, अधिगम का जो स्थानांतरण है, वो अधिगम की जो क्रिया होती है उसे सरल बनाता है। दूसरी बात, दो विषयों में समानता होने पर जो स्थानांतरण होता है वो अधिक होता है। जैसे मान लिया गणित है, गणित का जो ज्ञान होगा वो हमें किसमें सहायता करेगा, फिजिक्स में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो दो जो विषय जिनमें समानता है, उनमें समानता होने पर जो जो दो विषय जिनमें समानता होती है उनमें स्थानांतरण अधिक काम आता है। इसलिए जो शिक्षक होता है उसका क्या करता है कि पढ़ाते जो समय जो है, जो भी चीज वो पढ़ा रहा है, जो भी विषय वो पढ़ा रहा है, जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है, उसका पूरा अभ्यास कराए, अच्छे से अभ्यास कराए और उसको अच्छे प्रकार से समझने की जो योग्यता है वो बालकों में विकसित करें। इससे अधिगम में स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अन्य कार्यों में करते हैं। चलिए आज के अंतिम और चौथे टॉपिक पर आते हैं, अवधान। अवधान लगता है जैसे कहीं रुकावट हो रही हो, लेकिन ये रुकावट नहीं है, देखने में रुकावट सा लगता है अवधान। ये ध्यान का ही दूसरा नाम है, अटेंशन। अटेंशन का ही दूसरा नाम अवधान भी है, ध्यान का। इसमें होता क्या है, यानी ध्यान केंद्रित करना मतलब किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण हो जाना। मतलब आप ये कहिए मंथन नियंत्रण रखना। सही मायने में देखा जाए तो एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चेतन मन क्या होता है, किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर या किसी क्रिया की ओर लग जाता है, फिर कुछ भी होता रहे हमारे आसपास हमें पता नहीं चलेगा। बस चेतन मन जो है वो हमारा सक्रिय होना चाहिए इसके अंदर। इसमें क्या होता है, अवधान में हमारा मन, हमारा शरीर, ये दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। और जो अवधान होता है ये अस्थिर भी होता है, बहुत ज्यादा अस्थिर होता है, एकदम ध्यान भटक जाता है, कहते हैं ना ध्यान भटक गया एकदम, और गतिशील होता है। अब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान या अवधान को हम केंद्रित कैसे करें, चलिए इसके कुछ बिंदु हैं हम जान लेते हैं। केंद्रित करने के उपाय क्या है, तो सबसे पहली बात तो वातावरण शांत होना चाहिए। मान लीजिए हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बाहर शोरगुल हो रहा है, तो बच्चे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान जो है भटक जाएगा टॉपिक से, उनका ध्यान बाहर चला जाएगा। तो इसलिए शांत वातावरण होना चाहिए। दूसरी बात, सहायक टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए। टीएलएम से क्या होता है, अट्रैक्शन बनता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं टीएलएम की तरफ। तो जब हम टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो बच्चों का ध्यान अनायास उस तरफ चला जाएगा, हमारे बिना कहीं उस तरफ चला जाएगा। तो वे ध्यान से उस टीएलएम को देखेंगे तो उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, विषय को भी अच्छे से समझेंगे। बालकों की रुचि के प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए। बालकों की जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो किस तरह का है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, किस चीज में वो रुचि ज्यादा लेते हैं। जब हम शिक्षण कर रहे हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों को पहला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसे हमें नवीन ज्ञान से जोड़ना है। तो पूर्व ज्ञान को अगर हम नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे तो बच्चे ध्यान से हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। इसलिए अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और बच्चे बैठे बुक में खोलकर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाते समय हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे तो आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये रहेगा कि कहीं बीच में से कोई प्रश्न हमसे ना पूछ ले जाए। दूसरी बात, प्रश्न पूछने से हमें यह भी पता चल जाएगा कि वो कितने ध्यान से वो सुन रहे हैं। तो ध्यान को केंद्रित करने का तरीका बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछना भी है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके, ऑडियो विजुअल एड्स में तो ध्यान वैसे ही बिल्कुल फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है एकदम। यदि आप जो है ऑडियो मोबाइल पे कोई चीज दिखाना शुरू कर दें उन्हें कोई टॉपिक के विषय में, तो वो बहुत कंसंट्रेट होकर से सुनेंगे। तो ये भी ध्यान केंद्रित करने का एक साधन है, ऑडियो विजुअल एड्स। विषय में परिवर्तन करके, मान लीजिए आप 2 पीरियड्स तक एक ही विषय को पढ़ाते रहे तो क्या होगा, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें थोड़े समय के बाद विषय को चेंज कर लेना चाहिए। इसलिए होता है ना टाइम टेबल में एक पीरियड सब्जेक्ट का, एक पीरियड दूसरे सब्जेक्ट का होता है, इसीलिए होता है। क्योंकि अगर हम लगातार 2 पीरियड 3 पीरियड किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो बच्चे उसे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, फिर उनका ध्यान अपने आप ही भटक जाएगा, उसमें उन्हें रुचि नहीं रहेगी।
थोड़े समय के बाद। तो इसलिए हमें विषय में परिवर्तन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ की तैयारी। हमें जो पाठ पढ़ाना है, अगर वो हम अच्छी तरह से तैयार करके कक्षा में प्रवेश करेंगे, बच्चों के सामने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या है, क्योंकि हमने पहले से तैयारी कर रखी है तो हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे, बच्चों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कर पाएंगे, बच्चों का ध्यान केंद्रित कर पाएंगे हम उस टॉपिक पर। तो इसलिए पाठ की तैयारी हमें पहले से करके चलनी चाहिए। दूसरा, बालक के जो प्रयास है उन्हें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि कोई बच्चा, हम पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा किसी चीज के बारे में कहता है कि मुझे ये पता है, वो बताना चाहता है, वो बताता है, तो उसका हमें प्रयास जो वो कर रहा है, चाहे भले ही वो टूटी फूटी भाषा में कर रहा हो या कोई स्पष्ट मतलब थोड़ा भी कर रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या है, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, दूसरे बच्चे भी उससे मोटिवेट होंगे। तो इससे भी हम बच्चों का ध्यान वहां पर केंद्रित कर सकते हैं। और जब वो बच्चा खड़ा होकर बताएगा तो बाकी बच्चों का ध्यान भी उसकी तरफ केंद्रित होगा, तो उससे भी बच्चों का ध्यान क्लास में केंद्रित हो जाएगा। ये थे अवधान केंद्रित करने के कुछ उपाय। देखिए, आज हमने 4 टॉपिक पर चर्चा की: अधिगम वक्र, अधिगम के पठार, अधिगम के स्थानांतरण और अवधान यानी ध्यान। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार आप देख चुके हैं, यहाँ पर बने हुए भी हैं। इसमें क्या होता है, सीखने की गति या उन्नति उसी स्पीड से होती है जितनी स्पीड से आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या होता है, सीखने की गति शुरू में धीमी होती है, फिर बाद में तीव्र हो जाती है। इसमें सीखने की गति क्या होता है, प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर धीमी होती जाती है और अंत में बिल्कुल धीमी हो जाती है। और ऐसा आकार के वर्ग में कभी गति तेज होती है, कभी मंद होती है, इस तरह से चलता रहता है। और ऐसा आकार का जो वक्र होता है, यह वर्धमान निष्पादन और ह्रास निष्पादन, इन दोनों वक्र इसमें शामिल होते हैं। आशा है ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए और हमारी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए। बाय बाय।